अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शज़िया न्याज़ी। राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हालिया स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट मशरिक़ वुस्ता और जनूबी एशिया में ताकत के तवाज़ुन में एक बड़ी तब्दीली की अलामत समझा जा रहा है। ऐसे वक्त में जब इसराइल ने कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हमास के रहनुमाओं को निशाना बनाकर अमरीका की खलीजी सिक्योरिटी छतरी को मशकूक बना दिया, पाकिस्तान और सऊदी अरब का ये मुआहिदा इस खला को पुर करने की कोशिश के तौर पर सामने आया है। मुआहिदे के तहत किसी एक मुल्क पर हमले को दोनों ममालिक पर हमला तस्वर किया जाएगा, जिसे न सिर्फ न्यूक्लियर डिटेरेंस के तनाजुर में देखा जा रहा है बल्कि इसे मुस्लिम नेटो का इब्तदाई खाका भी करार दिया जा रहा है। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वजारत खारजा और साबिक सफारतकारों ने इसे खतरनाक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट करार दिया है। इंडियन तज्जियाकार कंवल सिब्बल ने कहा है कि अब सऊदी फंड्स पाकिस्तान की फौजी ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होंगे, जबकि तलमीज़ अहमद का कहना है कि तवील मुद्दत में ये इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। आलमी सतह पर ऑस्ट्रिया के इंस्टीट्यूट फॉर यूरोप एंड सिक्योरिटी पॉलिसी के वेलिना चक्रोवा ने कहा है कि ये मुआहिदा एक अचानक और चौंका देने वाली जोग्राफाई सियासी पेशरफ्त है, जो जाहिर करता है कि रियाज अमरीकी जोहरी तहफ़्फ़ुज़ पर इन्हिसार ख़त्म कर रहा है। इस सब में सबसे अहम बयान और डर इसराइल की जानिब से सामने आया, जब उन्होंने कहा कि टाइम्स ऑफ इसराइल ने अपनी रिपोर्ट में यह खदशा जाहिर किया कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स और सऊदी कुर्बत इसराइल की सिक्योरिटी के लिए एक मुमकिना तूफान है। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग ने इस मुआहिदे को इस सुर्खी के साथ कवर किया कि इस्लामाबाद इमर्जेस एज रियाद्स न्यू सिक्योरिटी एंकर इन पोस्ट US गल्फ, जबकि अल जजीरा की जानिब से इसकी हेडलाइन कुछ यूं निकाली गई कि मिडिल ईस्ट रीअलाइनमेंट, सऊदी पाकिस्तान पैक्ट चैलेंजेस वेस्टर्न हेजेमनी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये मुआहिदा सिर्फ पाकिस्तान और सऊदी अरब तक महदूद रहेगा? पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इंदिया दिया है कि कतर, UAE, कुवैत और दीगर अरब ममालिक भी मुस्तकबिल में इस इत्तेहाद में शामिल हो सकते हैं। ये मुआहिदा एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब मगरबी दुनिया में भी फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने की लहर चल पड़ी है। बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, बेल्जियम, पुर्तगाल, ऑस्ट्रेलिया और फिनलैंड जैसे ममालिक फ़लस्तीन को तस्लीम कर चुके हैं या करने का ऐलान कर चुके हैं। इस पेशरफ्त ने इसराइल और ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार बना दिया है। यूं महसूस होता है कि मशरिक में एक मुस्लिम दिफाई ब्लॉक उभर कर सामने आ रहा है और मगरब में इसराइली पॉलिसियों के खिलाफ वाज़े सफारती मज़ाक हो चुकी है। ये सब एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की इब्तदाई झलकियां हो सकती हैं। क्या पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान मुआहिदे को वुसअत दीगर ममालिक की शमूलियत में मिल सकती है? इसराइल और भारत का मुस्लिम नेटो की जानिब इशारा क्या वाकईतन दुरुस्त है? क्या मिडिल ईस्ट वाशिंगटन की सिक्योरिटी जमानतों को मुस्तरद करते हुए नए सिक्योरिटी अलायंस और प्लेयर्स की जानिब बढ़ चुका है? इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वजीर खारजा, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर खुर्शीद महमूद कुसरी साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। कुसरी साहब, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने फ़लस्तीनी रियासत के वजूद को तस्लीम किया है। दीगर यूरोपियन ममालिक भी तस्लीम कर सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का 80th इजलास इस हवाले से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। यूरोपियन कंट्रीज का ये इकदाम पैलेस्टाइन कॉज के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए जी, जो तो ये जमहूरी मुल्क हैं जैसे कि मसलन यूरोप के ममालिक हैं, हालांकि इन्होंने बहुत देर लगाई है, लेकिन इनके लिए मुमकिन इसलिए नहीं रहा था कि ये चुप करके बैठते कि इनका पब्लिक ओपिनियन का बड़ा प्रेशर था। मसलन बरतानिया की हुकूमत या फ्रांस की हुकूमत, इनमें बहुत इन ममालिक में राइट विंग का भी बड़ा जोर है और वो जो पार्टीज़, मैं कंजर्वेटिव की नहीं बात कर, इससे भी राइट पे वह पार्टीज़ हैं। तो यहाँ प्रेशर बड़ा था, लेकिन दूसरी तरफ उनका प्रेशर था जो ये समझ रहे थे कि ये तो कंप्लीट ह्यूमन राइट वायलेशंस है, जेनोसाइड हो रही है, और ये यूरोप का कोई मुल्क जो है जो बड़ा प्राइड करते हैं ऑन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, उनके लिए चुप रहना मुमकिन हो गया था, लेकिन बड़ी देर से वो चुप थे। पब्लिक ओपिनियन का प्रेशर इस नौयत का आया है कि उन्होंने ये फैसला किया है, जिसको मैं वेलकम करता हूँ, और इसका साइकोलॉजिकली मोरल बूस्टर है। लेकिन सरे दस्त जो देखने वाली बात है, जो जेनोसाइड हो रही है, जिस तरह स्टार्वेशन एज अ वेपन ऑफ वॉर, लोगों को भूख से मार रहे हैं एज अ वेपन ऑफ वॉर, इस पर कितना असर पड़ेगा? सरे दस्त जो है, सरे दस्त मुश्किल लग रहा है, इसराइल पे असर पड़ेगा, लेकिन अगर यही मुल्क
अगले कुछ दिन में या यूएनजीए के सेशन में यह भी ऐलान कर दें। यूरोपियन यूनियन की रिप्रेजेंटेटिव ने इशारा किया था कि शायद वो इंडिकेट करें इससे ज़्यादा जो बरतानिया और ये मुल्क कर रहे हैं उसके अंदर लेट से ट्रेड तो मुझे मुश्किल नज़र आ रहा है बैन, लेकिन हथियार बेचने बंद करें वो जर्मनी पे अप्लाई करेगा। दूसरों ने हथियार बेचने कम कर दिए हैं। जर्मनी मखमसे में है, एक तो उसको गिल्ट फीलिंग है जो हमेशा उनको इजराइल याद कराता रहता है हॉलोकॉस्ट की हिटलर के दौर में, लेकिन उन्होंने भी कहा है कि वो ऐसे वेपन्स एक वक्त कहा था कि जो गाजा में यूज़ हो रहे हैं हम वेपन्स नहीं देंगे, लेकिन उन पे भी असर पड़ेगा। जो सबसे बड़ा फ़र्क पड़ा है कि इजराइल की जो एक लॉबी सारी दुनिया में थी कि ऑप्रेस्ड लोग हैं वो टोटली इन्होंने शटर कर दी है। इन्होंने जो इनसे बड़े जालिम मॉडर्न हिस्ट्री में, हाँ हिटलर को अगर छोड़ दें या यूस तो कोई शायद मुझे नहीं नज़र आ रहा, और ये हिटलर की बराबरी करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर उस किस्म की अदालतें जिस तरह न्यूरम्बर्ग कोर्ट या वो आज अमेरिका रास्ते में ना खड़ा होता तो शायद आज न्यूरम्बर्ग कोर्ट के बराबर का को बन चुका होता जो इजराइल को ट्राई करता। तो इसको मैं ये कहूँगा कि एक तो यूरोप के कई ममालिक बाउंड हैं कि वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जजमेंट को इम्प्लीमेंट करें। उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि अब इन्होंने न सिर्फ यूरोपियन अलहदा सोच रही है, जो यूरोप के बड़े बड़े मुल्क हैं उन्होंने इंडिपेंडेंटली लाइक फ्रांस एंड लाइक ब्रिटेन उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर ये बढ़ना चाहिए कि एयर स्पेस बंद करें और ये ऐलान करें कि अगर इनकी एयर स्पेस से गुजरेगा तो हम अरेस्ट कर लेंगे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के वारंट को। तो ये एक फर्स्ट स्टेप है, बिलेटेड है बट वेलकम। बट सर मुझे ये बताएं कि इस रिकग्निशन से क्या कोई टू स्टेट सोल्यूशन की तरफ हम बढ़ेंगे या ये इस रिकग्निशन सिर्फ एक सिंबॉलिक वेट कैरी करता है? नहीं, इससे सिंबॉलिक से ज़्यादा वो ये कह रहा है कि इजराइल खुदा न खास्ता हर चीज़ पे कब्जा हो जाए। मसला एक ज़माना था साउथ अफ्रीका ने कब्जा कर लिया था ना, माइनॉरिटी ने कर लिया था ना कब्जा, जी जी, और कई दहाइयों उसका कब्जा जारी रहा। फिर ओपिनियन बदला और उन्होंने कहा तुमसे गेम्स भी नहीं खेलेंगे, तुम्हें किसी कंपटीशन में नहीं आने देंगे। उनको खुद मजबूर होके अपना इख्तिदार छोड़ना पड़ा। तो इसका मतलब यह है कि इजराइल में जो रैशनल लोग हैं, रैशनल लोग हैं वो बहुत लोग इनके खिलाफ मज़ाहिरे भी करते हैं, नेतन्याहू के खिलाफ। उनके हाथ मीडियम टर्म में उनके हाथ मजबूत होंगे कि भाई ये तो अगर हम कब्जा भी कर लें तो कब्जा तो छुड़ाया जा सकता है। अगर सारी दुनिया ही हमारे खिलाफ हो जाए और वो कहते हमसे ट्रेड भी नहीं करेंगे, अभी तो नहीं मुझे नजर आ रहा, ट्रंप साहब के दौर में तो बिल्कुल नहीं नजर आ रहा। और लेकिन ट्रंप साहब को 200 साल के लिए तो नहीं है ना, किसी भी हुकूमत 200 साल के लिए नहीं होती। देखें अमेरिका में एक तो यह है कि चेंज ऑफ गवर्नमेंट हो सकती है और डेमोक्रेटिक पार्टी में बहुत मेजर ओपिनियन आया है चेंज, और उनसे उनके वोटर्स से पूछा गया, एक पोल हुआ है कि आपने कमला हैरिस को वोट क्यों नहीं दिया। तो उनमें से मैं हैरान हो गया कि जो 8 या 9 कॉजेज थे, जो सबसे बड़ा कॉज था वो था गाजा, GAZA, बस उन्होंने कहा गाजा। इन अदर वर्ड्स डेमोक्रेटिक पार्टी को ये डर है कि अपना बेस ही ना लूज कर दे अगर वो अपने पुराने लीडर्स की रॉ पर चलती गई। तो इन चीज़ों का असर तो होता है, ये कहना कि असर नहीं होगा गलत है, इसमें वक्त लगेगा। लेकिन इजराइल में असर ज़्यादा हो सकता है अगर वहाँ हुकूमत चेंज हो 1-2 साल में, वो कहें कि भाई ये हमको तो दुनिया का इन्होंने अछूत बना दिया है, हम तो किसी शक्ल भी नहीं दिखा सकते, ना ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये असर इस तरह होगा। बदनसीबी से जिस तरह से अमेरिका बैकिंग कर रहा है इजराइल की, और वो वाहिद सुपर पावर है जो इसके इस तरह पीछे पड़ गया है कि दूसरे लोग जो हैं तकरीबन अपने आप को पैरालाइज्ड समझ रहे हैं क्योंकि वो रेजोल्यूशंस तो पास कर रहे हैं लेकिन जो उनकी रिक्वायरमेंट है पैलेस्टीनियंस की वो सरदस्त पूरा नहीं कर सकते। तो इमीडिएट जवाब तो को मुझे ये नहीं नज़र आ रहा, लेकिन मैं उन लोगों में हूँ जो मैं समझता हूँ कि इसका इजराइल के अंदर ओपिनियन पे असर पड़ेगा, वो और अमेरिका के मीडियम टर्म से शॉर्ट टर्म है, और इंटरनेशनल ओपिनियन जो है वो मीडियम टर्म पे असर लाजमी पड़ेगा।
बिल्कुल सही सर। इस्राएली मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने इसराइल को मगरबी किनारे पर कब्जे का ग्रीन सिग्नल दिया है। दूसरी तरफ ये भी रिपोर्ट हुआ है कि सऊदी अरब ने इसराइल को कहा है कि मगरबी किनारे के किसी भी हिस्से पर कब्जे के सख्त नताइज होंगे। क्या सूरत हाल मजीद एस्केलेट हो सकती है? जी हाँ, हो सकती है। वो तो सऊदी अरब की पोजीशन शुरू से क्लियर है। यूएई ने यह कहा है कि वो बहुत बड़ी रेड लाइन होगी। वो उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया उसका मतलब क्या है। अगर वेस्ट बैंक की एनेक्सेशन होती है तो कहते हैं एक बहुत बड़ी रेड लाइन क्रॉस हो जाएगी। क्या वो अपना सफ़ीर बुलाएंगे या अपने सफारती रिलेशन ही ख़त्म कर देंगे, ये देखने की बात है। ठीक सर, पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ होने वाले जो हालिया दिफाई मुआहदे की भी बात करते हैं तो इससे पहले भी हमने देखा कि हज़ारों सऊदी फौजी अफसरान को तरबियत देते रहे हैं। 1979 में जब खाना काबा का मुहासरा हुआ तो हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने बड़ा अहम किरदार अदा किया था। इस सब के बाद अब होने वाले मुआहदे की क्या जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है आपके ख्याल में? ये बहुत इम्पोर्टेंस है और ये ख़ास तौर पर एक फैक्टर इसके बनने में, इस मुआहदे के बनने में फैक्टर 4 डे वॉर था। 4 डे वॉर इंडिया पाकिस्तान ने आंखें खोल दी सबकी दुनिया में और अरब दुनिया में, हमसायों में, कि हिंदुस्तान के जो 20 साल से उसके हक में प्रोपेगेंडा हो रहा था और कि जी ये बड़ी ज़बरदस्त पावर बन गई है और ये नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। यहाँ पता लगा भी अपनी सिक्योरिटी तो वो कर सकते हैं, नेट क्या बनेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की फौज अल्हम्दुलिल्लाह हम पल्ला है और एयरफोर्स सुपीरियर है। और हम पल्ला होना इनको छोटी बात नहीं, 3 गुनी बड़ी फौज है, 5 गुना बड़ा मुल्क है, 10 गुनी बड़ी मईशत है। तो ये बहुत क्रेडिट जाता है हमारी लैंड फोर्सेस को कि उन्होंने भारत को 1 इंच आगे नहीं बढ़ने दिया। और एयरफोर्स को 65 में 5 दिन लगे थे और पुलवामा के बाद 1 दिन लगा था और अब तो 35 मिनट में उन्होंने एयर सुपीरियरिटी हासिल कर ली और 2 दिन इंडिया के हवाई जहाज नहीं उड़े। तो इसको मद्देनजर रखते हुए सऊदियों ने यह भी देखा कि एक मुल्क जिस पे उनको एतबार है इमोशनली, मजहबी हिसाब से भी, वो पाकिस्तान ही हो सकता है, हिंदुस्तान तो खैर हो ही नहीं सकता। और अमेरिका बावजूद, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है इजरायली लॉबी का, वो अपने वादे पूरे नहीं कर सकता, उसके लिए बहुत मुश्किल है। ख़ास तौर पर रिपब्लिकन राइट जो है, उनकी जो सपोर्टर्स हैं वो ज़्यादातर मजहबी राइट के हैं, तो उनके लिए एक्ट करना मुश्किल हो जाता है, जिसका पूरा फ़ायदा इजराइल के जैसे प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू उठा रहा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की इस होने में 2 चीज़ें हैं। एक जो पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस का परफॉर्मेंस है जी, और 4 डे वॉर में, और नंबर 2 इजराइल ने के हमले ने उनको झंझोड़ के रख दिया है, जो गारंटी ऐसे जगह पे हुआ है जो अमेरिका का अड्डा था। तो मैं ही समझता हूँ कि बड़ा मेजर इवेंट है, इसके बड़े असरात होंगे। देखने की पड़ेगी कि इसके वो जो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, हमें उसको फाइट करना पड़ेगा। और क्या ये हमारे लिए आई ओपनर साबित हुआ है? बिल्कुल सही कसूरी साहब, क्या इस मुआहदे में दीगर मुस्लिम ममालिक भी शामिल हो सकते हैं? और क्या नेटो की तरह का मुस्लिम वर्ल्ड की एक नई फोर्स वजूद में आ सकती है? क्योंकि आलमी जरीदे तो इसको मुस्लिम नेटो का नाम दे रहे हैं। नहीं, वो वही लोग हैं जो कि हमारे यहाँ भी जो समझते नहीं डिप्लोमेसी को, वो कभी इर्रिस्पॉन्सिबली बम की बात कर देते हैं, कभी नेटो कर देते हैं। हमारे दुश्मन ऐसी चीज़ों को भी पकड़ने को तैयार हैं। वो कहते हैं बड़े ख़तरनाक लोग हैं, ये तो पता नहीं क्या कर देंगे। देखें, ये डिफेंसिव मैकेनिज्म, डिफेंसिव मुआहदा है, कोई ऑफेंसिव तो नहीं है। और ये मोरज़ वजूद में आया है इजराइल के हमले के बाद। और मैं आज जेरूसलम पोस्ट देख रहा था, इजराइल के अखबार खुद एडमिट कर रहे हैं कि उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल था जो अटैक हुआ है उसके ऊपर कतर पे। तो मैं समझता हूँ ये टाइम के साथ साथ एक बात और क्लैरिटी है, मुझे तो आ रही है, वक्त से पता चलेगा कि इससे दोनों की आर्म्ड फोर्सेस भी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी, क्योंकि वो कोऑपरेट भी करेंगी और जो टेक्नोलॉजी है उसकी तरफ ज़्यादा जाएंगी। और जो पाकिस्तान को कुछ कंस्ट्रेंट्स थी वो सऊदी अरब पूरी करेगा, और जो सऊदी अरेबिया की कंस्ट्रेंट्स थी डिफेंस में वो पाकिस्तान पूरी करेगा। बिल्कुल सही। साबिक वज़ीर ख़ारजा और माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर खुर्शीद महमूद कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वक्त छोटी सी ब्रेक का,
देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन किया है सरबरा तहरीके जवानाने पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। आपको वेलकम करते हैं अब्दुल्ला साहब। पाकिस्तान और सऊदी अरब का ये स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट आपको क्या लगता है वाकई खित्ते की ताकत के तवाज़ुन में गेम चेंजर कहा जा सकता है, क्योंकि भारत इससे अपने लिए खतरनाक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट करार दे रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात यह है कि जब दो ममालिक के दरमियान में दिफाई और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी होती है तो जाहिर है इसके बहुत दूर रस नताइज निकलते हैं, जो कि बराह रास्त जो है मईशत के ऊपर और दो ममालिक के दरमियान में ताल्लुकात के अंदर जो है वो एक मेजर शिफ्ट लेके आते हैं। और जाहिर है फिर जब आप दिफा और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इकट्ठे होते हैं तो आप जो है फिर डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी हमेशा इकट्ठे नजर आते हैं। तो ये जाहिर है इसी वजह से भारत की नींदें जो हैं वो हराम हैं, और दूसरी जानिब इसराइल की नींदें भी जो हैं वो हराम हो चुकी हैं, क्योंकि अमेरिका पे अदम एतमाद हो गया सऊदी अरब की जानिब से और अरब दुनिया की जानिब से कि अमेरिका जो है वो उनको सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकता। यही वजह है कि अमेरिका जो है वो उसने बराह रास्त जो है $6 बिलियन की बाकायदा इसराइल के लिए मदद जो है उसका ऐलान कर दिया, और जो अगले 2 से 3 साल में उनको दिफाई तौर पर जो है वो दे दी जाएगी। अब एक तरफ जो है वो जालिम जो है वो इजराइल है, जो कि कतर जैसे मासूम मुल्क पर भी हमला करता है, लेकिन बजाय इसके कि कतर को जो है वो उसका अजाला किया जाता, आपने जो है जाके जालिम के साथ खड़े हो गए। दूसरी जानिब यही जो अभी आप पिछले सेगमेंट में गुफ्तगू कर रही थी, और वो था अफगानिस्तान। देखिए, अफगानिस्तान के हवाले से $6.23 ट्रिलियन जो है अमेरिका ने खर्च किया, और उसके अंदर तकरीबन $2.5 ट्रिलियन की जो थी एम्बेजलमेंट भी आई। यानी कि ये भी हुआ कि 3.5 लाख, बताया ये गया कि 3.5 लाख अफगान नेशनल आर्मी तैयार की, जो वक्त आया तो हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह बिखर गई वो, लेकिन वो गोली चलाए बगैर जो है काबुल फतह हो गया। लेकिन दूसरी जानिब जो था वो जो $2.5 ट्रिलियन का एम्बेजलमेंट, यानी कि खुर्द बुर्द जो है ये खुद अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक मौजूद है। दूसरी जानिब जो है तकरीबन जो है वो $10 बिलियन का असला जो है वो छोड़ गया अमेरिका, जो पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहा है, दहशतगर्दों के हाथ लग गया है और वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। अभी जो खिताई सूरत के ऊपर चले जाएं तो मशरिक वस्ता के अंदर पाकिस्तान का किरदार बहुत बढ़ गया, खासतौर पे उस वक्त जो है अरब दुनिया को ये एहसास हुआ। तो असर आपको क्या लगता है, आपके ख्याल में मजीद कोई मुस्लिम ममालिक भी इस दिफाई मुआहदे का हिस्सा बन सकते हैं, जैसे कतर, यूएई, कुवैत? और अगर ये इत्तेहाद वुसअत इख्तियार करता है तो क्या हम वाकई एक मुस्लिम डिफेंसिव ब्लॉक देखने जा रहे हैं? मुझे ये ख्याल नहीं है, मेरा यकीन मुझे मालूम है कि और मुमालिक अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला आपको आने वाले वक्तों में बहुत खुशियां जो हैं वो नसीब होंगी। पूरा पाकिस्तान जो है वो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे, पाकिस्तान अपने पूरे कद काट के साथ जिस दिन खड़ा हो गया, पूरी दुनिया के फैसले इस मुल्क के अंदर होंगे इंशाल्लाह ताला, ये मैं आपको बता दूं। दूसरी जानिब जो है वो अगर आप देखें कि किस तरीके से एक नया ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर लिखा जा रहा है, पाक भारत जंग में पाकिस्तान के हाथों भारत का पिटना, इजराइल का जो है वो ईरान के हाथों पिटना, और फिर उसके बाद अरब दुनिया के अंदर पाकिस्तान का जो है फकीतुल मिसाल इस्तकबाल होना, हमारे फील्ड मार्शल को जो अरब दुनिया के अंदर हाथों हाथ जो है वो लेना, और जिस तरीके से उनके साथ लोग मिलकर अकीदत का इजहार कर रहे थे, ये पाकिस्तान के लिए बायस इज्जत है। और फिर खित्ते के अंदर जो एक नई गेम है उसके अंदर जाहिर है चीन और रूस जो है वो पाकिस्तान के कहीं बैक के ऊपर आपको खड़े हुए जरूर नजर आएंगे। पाकिस्तान ने अगर इस रीजन में कदम रखा है तो उसको मालूम है कि जहां सऊदी अरब के साथ ये मुआहदात जो हैं ये हमारे लिए फूलों का एक गुलदस्ता साबित होंगे, लेकिन इसमें कांटों की जो मेरे ख्याल में नोकीलापन है उसको भी महसूस कीजिए। जैसे आपको भारत के खिलाफ जो है भारत को जो है वो कहा जाएगा कि जनाब आप जो है वो बॉर्डर्स के ऊपर जो है वो एस्केलेशन कर दें, ये मुमकिन खतरात है जो मैं गुजारिश कर दूं। दूसरी तरफ जो है आपको FATF की तरफ जो है और IMF वर्ल्ड बैंक तो आपको पता है वो तो अमेरिका की बांदी हैं।
है वो आप ये देख लीजिए कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी को मजीद फरोग दिया जाएगा, जो कि पैसे के जरिए जिस तरीके से ये अफगान नेशनल आर्मी के जो लोग, अब आप सवाल तो ये भी पैदा होता है ना कि दहशतगर्द आते हैं, पाकिस्तानी फोर्सेस उनको जहन्नम वासिल करती हैं, लेकिन वो फिर अगले दिन जो है बड़ी तादाद में आते हैं। ये लोग इतनी जल्दी ट्रेनिंग कैसे हासिल कर रहे हैं? ये वो हैं जो अमेरिका और भारत की मौजूदगी में अफगान नेशनल आर्मी ट्रेन हुई थी, और तकरीबन उनके इस टाइम पे भी 65,000 से ज्यादा लोग जो है वो ट्रेंड है, और यही वो लोग हैं जिनको भारत जो है वो पैसा देता है तागूती कुव्वतों की बुनियाद के ऊपर, उनकी शह के ऊपर, और नतीजा ये निकलता है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी को बढ़ावा मिलती है। बाकी आपके ऊपर मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर जो है आपके ऊपर कदरन लगाई जा सकती है। जैसे दिसंबर 2024 को बाइडेन इंतजामिया ने जाते जाते भारत और इसराइल को खुश करने के लिए पाकिस्तान के शाहीन 3 मिसाइल पे और 5 पाकिस्तानी पाबंदी जो कंपनियां थी उन पे पाबंदी लगाई। तो ये वो चंद चीजें हो सकती हैं, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इसका इदराक है, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि पाकिस्तान अपना मुकदमा ठोक बजा के पेश करेगा, अल्लाह ने किया। ठीक, तो अभी आज वज़ीर-ए-आज़म साहब पाकिस्तान जो है अपने वफ्द के साथ अमेरिका में भी मौजूद है, तो आप क्या देख रहे हैं? ट्रंप से मुलाकात भी शायद एक्सपेक्टेड है, बी क्लियर वहाँ से कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया। आप क्या समझते हैं कि अमेरिका अपने किन खदशात का इजहार करेगा? देखिए, ट्रंप साहब से मुलाकात होना या ना होना बात ये नहीं है। बात यह है कि असल में इसराइल और भारत दोनों के पीछे अमेरिका मौजूद है। हमें ये अच्छी तरीके से मालूम है, और इसमें कोई किसी को नहीं है। हमारा मसला ही जो है वो ये है कि हमें अमेरिका के सामने एक दफा ऑनरेबली, रिस्पेक्टफुली जो है नो करनी पड़ेगी कि ये चंद चीजें हैं, ये हमारी रेड लाइंस हैं, इनको हम क्रॉस नहीं कर सकते। हम चीन के साथ दूरी नहीं पैदा कर सकते, न्यूक्लियर प्रोग्राम पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, हम जो है वो भारत का सरोगेट नहीं बन सकते, उसका जो है सबसर्विएंट नहीं बन सकते, हम इजराइल को तस्लीम नहीं कर सकते। ये वो चंद चीजें हैं जो पाकिस्तान माजी में भी बताता रहा, मौजूदा सूरत हाल में भी बताएगा और आइंदा भी बताएगा, क्योंकि पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो सलाहियत है ये इसकी सलामती और इसकी हिफाजत की जामिन है। दूसरी जानिब जो है वो पाकिस्तान जो है एक आज़ाद मुल्क है, खुद मुख्तार मुल्क है, वो खित्ते में अमन चाहता है, लेकिन अगर अमन को कोई नुकसान पहुंचाएगा तो उसका जवाब भरपूर अंदाज में देने का सलाहियत हम जो है दिखा भी चुके हैं। और अच्छा, इस मामले में सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, इस मामले में ये सवाल बहुत जगह उठ रहा है कि ऐसे मुआहदे में दिफाई टेक्नोलॉजी की शेयरिंग जैसा फ्रेमवर्क भी होता है, तो क्या हम ये बात दुरुस्त मान सकते हैं कि हम सऊदीया को दिफा में खुद मुख्तार करने के लिए मदद करेंगे, और सऊदीया जो अमेरिका से जदीद टेक्नोलॉजी की हथियार खरीदता है वो पाक फौज के साथ भी शेयर किए जाएंगे? अगर इसराइल इस किस्म की कोई हरकत करेगा तो पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम जो है वो आराम से अल्हम्दुलिल्लाह वहां पहुंच सकता है। उसकी जो है वो इतनी रेंज है जो वो वहां पहुंच सके। लेकिन इन सबसे मुबर्रा मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है, दिफाई इंडस्ट्री, जिसके अंदर HIT टेक्सला है, इसके अंदर POF वाह है, इसके अंदर हैवी इंडस्ट्रीज जो HMC है, इसी तरीके से हमारे पास जो आपके जो नेवल डॉकयार्ड है, एयर वेपन कॉम्प्लेक्स है, कामरा एयरबेस के ऊपर जो JF-17 थंडर की मैन्युफैक्चरिंग है, और फिर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन के अंदर मिसाइल प्रोग्राम्स हैं। ये वो तमाम चीजें हैं जो पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान के पास जो है वो बेहतरीन क्राफ्ट्समैनशिप है, लेकिन पाकिस्तान के पास जो है वो पैसे नहीं है उनको दुरुस्त करने के लिए। जिस दिन पाकिस्तान के पास पैसे आ जाएंगे और वो सऊदी अरब देगा, और उसकी वजह यह है सऊदी अरब के साथ दीगर इस्लामी ममालिक भी देंगे। वजह यह है कि जो अमेरिकन असला है वो बहुत उसके साथ मुश्किलात हैं, शराइत नामे अटैच हैं। आप इस असले को इसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके खिलाफ नहीं कर सकते। इसको अगर करेंगे तो हमारे पायलट होंगे, हमारे लोग होंगे, यानी कि मुख्तलिफ कंडीशंस हैं। जबकि पाकिस्तान जो असला इस टाइम पे, और चाइना जो बेस्ड असला है, वो इस टाइम पे इतना अच्छा है, सस्ता है, क्वालिटी है, अभी मैदान जंग में आजमाया हुआ है, और फिर जो है उसके साथ कोई स्ट्रिंग्स अटैच नहीं है, कोई कंडीशंस नहीं है कि जनाब बिल्कुल ठीक, ये हो सकता है या ये नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री समेत पाकिस्तान की दीगर इंडस्ट्री जो है वो भी बूम करेगी, अल्लाह ने किया। बिल्कुल ठीक। लास्ट क्वेश्चन सर, ट्रंप की जानिब से पिछले दिनों अफगानिस्तान में बडग्राम एयरबेस की वापसी का मुतालबा किया गया, बल्कि इसे धमकी अमेज मुतालबा भी कहा जा सकता है। ट्रंप का बयानिया तो अमन कायम करना था, पीस की बात करते हैं, ये अचानक बडग्राम एयरबेस की जरूरत पेश आना क्या दोबारा हमारे खित्ते में खतरे की घंटी नहीं?
देखिए, बागराम एयरबेस जो है वो अमेरिका के जो था उसके हाथ में था, और ये 1950 में बना था, और ये सोवियत यूनियन ने बनाया था। एक अरसे तक जो है जी। सोवियत यूनियन इसको इस्तेमाल तो करता सर रहा। अब 77 ऐसी क्या मुरब्बा जरूरत पेश आई किलोमीटर कि के वो ऊपर दोबारा ये। से डोनाल्ड ट्रंप साहब इसके डिमांड कर रहे हैं कि वापस मैं किया जाए? गुजारिश कर दूं, ये जी। 77 मुरब्बा किलोमीटर के ऊपर जो है मुहित है, और अमेरिका के जब इनखला का फैसला हुआ था कि उसने इस खित्ते से जाना है अफगानिस्तान से, तो डोनाल्ड ट्रंप ही वो सदर थे जिन्होंने ये फैसला किया था। तो तब वो क्यों नहीं निकले थे, तब वो क्यों निकल गए थे? इसलिए ये सिर्फ वो अपने आप को खबरों में रखने के लिए, देखें, वो उन्होंने साथ ये नहीं कहा कि बागराम में मैंने आना है, बल्कि वो साथ ये भी कह रहे हैं कि चाइना जो है वो 1 घंटे की फ्लाइट के ऊपर उसकी जो है वो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है। इसका क्या मतलब है? आप चाइना के ऊपर हमले की नीयत रखते हैं, ये चाइना बर्दाश्त नहीं करेगा। और चाइना का जो अब एक एग्रीमेंट्स हैं अफगानिस्तान के साथ, और इस रीजन में जिस तरह से चाइना डोमिनेट कर रहा है रशिया के साथ मिलकर, पाकिस्तान के साथ मिलकर, मैं समझता हूं कि ये सिर्फ एक गीदड़ भभकी है। और सही। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है कोई ना कोई ऐसे आए दिन जो है वो उर्फ आम में जिसको पंजाबी में कहते हैं शुरलियां छोड़ना, ये उनका आप एक तो मामला आपके बन ख्याल में चुका ये है। सिर्फ एक शुरली है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से? प्रेसिडेंट और अफगानिस्तान ने भी इनकार कर दिया है कि वो ऐसा कुछ नहीं करने वाले। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। तहरीक जवानाने पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल हमारे साथ मौजूद थे। वक्त छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाज़रीन, एशिया कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस पर एक बार फिर सवालिया निशान बन गया है। लगातार भारत से 2 शिकस्तों के बाद शायकीन क्रिकेट सख्त मायूस है, और माहिरीन खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस से लेकर सिलेक्शन तक सब कुछ जेरे बहस ला रहे हैं। एक तरफ ओपनर्स ने शानदार आगाज किया, दूसरी तरफ मिडिल ऑर्डर बैटिंग ने तो तवक्कुआत पर पानी फेर दिया। फखर जमान के मुतनाज़े आउट, कप्तान सलमान अली आगा और मोहम्मद नवाज की डॉट बॉल्स, और बिल आखिर बॉलिंग लाइन की नाकामी ने टीम को मुश्किल में डाल दिया। भारतीय कप्तान का बयान कि अब भारत पाकिस्तान को हरीफ नहीं समझता, सूरत हाल को मजीद हसास बना गया। सोशल मीडिया पर हारिस रऊफ और सफजादा फरहान की हरकत भी वायरल हुई, जिन पर भारतीय मीडिया और मद्दाहों की तनकीद जारी है। ऐसे में श्रीलंका के खिलाफ कल का मैच पाकिस्तान के लिए डू और डाई की हैसियत रखता है। टीम को क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए, किन चीजों से बाज रहना चाहिए, इस पर बात हमारे साथ मौजूद है साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौफीक उमर। तौफीक, आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप में। तौफीक, क्या तज्जिया करेंगे? इंडिया से बैक टू बैक 2 मैचेस पाकिस्तान हार गया, क्या कहेंगे कल की परफॉर्मेंस पर? आप क्या समझते हैं कि असल वजह क्या बनी हारने की? देखें, आई थिंक कि अगर आप ऑन पेपर टीम्स का अगर मुआवजा करें तो पाकिस्तान टीम जिस सभी शेप में है और जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखा रही है रिसेंट पास में, इंडिया के वो करीब भी नहीं आती। और वो जो आप अगर T20 की रैंकिंग उठा के देख लें तो वो भी इस चीज़ का सबूत है कि पाकिस्तान गालिबन 8वें नंबर पे रैंकिंग में, और इंडिया वो नंबर 1 रैंकिंग है उसकी। तो उसमें तो कोई मैच है नहीं। हाँ, अगर लेकिन ये है कि पाकिस्तान जो है वो, अगर आप दोनों मैचेस लास्ट देखें तो उसमें बहुत ही पुअर प्लानिंग, मैं इसको कहूँगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने उसकी प्लानिंग, उसमें कुछ नज़र नहीं आई मैचेस में। प्लस हमारी जो टीम सिलेक्शन थी जो आपने वहाँ पे की, जो 11 आपने खिलाए, वो भी मुझे समझ नहीं आई कि वो किस तरह से आपने कंडीशन को देखते हुए उसकी वो बिल्कुल भी सिलेक्शन ठीक नहीं थी। उसके अलावा जो है कुछ डिसीजंस मैं कहूँगा अंपायरिंग की तरफ से, वो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट के। तो मतलब देखें, इसमें अगर आप पाकिस्तान ने अगर देखें तो पहले मैच में बिल्कुल बैटिंग फ्लॉप हुई, दूसरे मैच में आपने 170 रन तो कर दिए, लेकिन फिर भी उस विकेट पे मैं समझता हूँ कि 171 रन जो थे वो हम 200 प्लस रन कर सकते थे अगर हम ये 10 ओवर्स के बाद जो हमने जिस तरह की क्रिकेट खेली है वो किसी तरह से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा तौफीक, एक तो बताएं कि आपको बॉडी लैंग्वेज कैसी नजर आ रही थी प्लेयर्स की? लग रहा था आपको कॉन्फिडेंट इनफ है? क्या वो विनिंग के लिए गए, उस स्पिरिट आपको वो नजर आ रहा था ग्राउंड पर? दूसरा, फखर जमान का जो आउट दिया गया, क्या इस गलत आउट की वजह से यू थिंक कि हमारा स्कोर अगर ये ना दिया जाता तो हम 200 से जायद कर लेते, और इस गलत आउट के फैसले की वजह से मुतासिर हुआ ये सारा मैच? देखें, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि देखें, फखर जमान का जो आउट था वो तो किसी तरह से भी एक्सेप्टेबल नहीं था। आप थर्ड अंपायर ने बहुत जल्दी किया उसको आउट देने में, उसने और सिर्फ 2 एंगल्स आपने चेक किए, 2 एंगल्स उसको देख के आपने आउट दे दिया। और अगर आप नेकेड आई से भी अगर वो देखें तो उसमें आपको लगे कि बॉल जो है वो पहले जो है वो ठप्पा खा चुकी थी।
जमीन पे। तो आई थिंक ये इस तरह के जो हैं डिसीजंस जो हैं, अगर थोड़ा सा अगर डाउट भी हो तो वो डाउट भी हमेशा, जो बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है वो हमेशा बैटर्स को मिलता है। तो अंपायर ने आई थिंक कि जल्दी उसको आउट देने में अगर वो रहता, और वो ऐसा प्लेयर है, एक वाहिद प्लेयर वही है पाकिस्तान के पास इस वक्त जो कि एक हाई स्ट्राइक रेट के साथ खेल सकता है और वो दूसरी टीम को जो है वो मुश्किल में सकता है, और उसको ही आपने गलत आउट दे दिया इतने बड़े मैच में। तो आई थिंक अंपायरिंग पे तो जो है वो क्वेश्चन मार्क हैं। उस पे तो आप कह सकते हैं कि वो डिसीजन किसी तरह से भी वो एक्सेप्टेबल नहीं था। अगर डाउट था तो वो उसके फखर के हक में जाना चाहिए था। दूसरा जो है, आप बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज देखें, बॉडी लैंग्वेज जरूरी है, वो आपको मतलब वो ऑब्वियसली आप कॉन्फिडेंट आपको नजर आना है ग्राउंड में, लेकिन उसके साथ साथ आपने आपकी प्लानिंग, आपकी स्किल्स भी नजर आनी चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली इन दोनों मैचेस में पाकिस्तान के प्लेयर्स की तरफ नजर नहीं आई। ना आपको प्लानिंग नजर आई। आपने पहले मैच में जो है बिल्कुल, जो पहला मैच था इंडिया के, उसमें बिल्कुल बैटिंग आपकी फ्लॉप थी। आपने आपके जो बॉलर्स हैं वो बैटिंग कर रहे हैं, शहीन शाह अफरीदी नीचे से आके रन कर रहा है, आपके जो बैटर हैं वो बॉलिंग कर रहे हैं, आपका और वो आउट कर रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें जब होंगी, आपके जो जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब तक वो उसको नहीं पूरा करेगा, आई थिंक ये इसी तरह से आप स्ट्रगल करते रहेंगे। तो ये देखें, ये चीजें जो हैं ये अब ये दोनों मैचेस हमारा, जैसे कल श्रीलंका के मैच साथ मैच है, इट्स अ डू एंड डाई गेम फॉर बोथ टीम, श्रीलंका के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। मतलब इट्स लाइक अ सेमीफाइनल। अगर हम लोग कोई भी टीम इसमें अगर हारती है तो वो जो आउट हो जाएगी टूर्नामेंट से। तो आई थिंक कि अब कल का मैच जो है वो अगर जीतते हैं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है वो वापस आएगा पाकिस्तान का। फिर बांग्लादेश के साथ मैच है, अगर वो जीतते हैं तो फिर ऑब्वियसली आपके पास एक चांस और है कि फाइनल में आप इंडिया के साथ खेलें और अच्छी क्रिकेट खेलें, अच्छी प्लानिंग के साथ खेलें, तो आप उनको जो है वो हरा सकते हैं। लेकिन इस टीम के अगेंस्ट अगर आप इसी प्लानिंग के साथ और इसी तरह से जाएंगे, आपको आपके बैटिंग ऑर्डर का नहीं पता। एक मैच में जो है वो साइम अयूब और साहिबजादा फरहान ओपन कर रहे हैं, दूसरे मैच में आप फखर जमान को लेके आ रहे हैं। मतलब इतनी ज्यादा कंफ्यूजन जो है वो जब होगी किसी भी टीम में, तो वहां पे टीम के 99% चांसेस हैं कि वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकती। बिकॉज इतने बड़े टूर्नामेंट में जाने से पहले एटलीस्ट आपकी जो थॉट्स हैं, आपका जो माइंड है वो क्लियर होना चाहिए कि आपका बैटिंग ऑर्डर क्या होगा। हर चीज सेटल होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारी तरफ से वो चीजें सेटल नहीं है, जिसका हम खुमियाजा भुगत रहे हैं। तो सर फिर कल के मैच में इन्हें क्या करना चाहिए? आप जिस तरह से आप कह रहे हैं कि स्किल लैक करता है, बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस, तो किस तरह से देखो ना विन इट, डू और डाई का जो सिचुएशन है कल श्रीलंका के साथ? देखें, आई थिंक डू एंड डाई है पाकिस्तान श्रीलंका। उस तरह से देखें, इंडिया वाला प्रेशर तो नहीं होगा पाकिस्तान के ऊपर कल के। इंडिया के अगेंस्ट जिस तरह का प्रेशर होता है, ऑब्वियसली हाई वोल्टेज गेम होती है इंडिया के साथ, हमेशा प्रेशर ज्यादा होता है। आपने अपनी नर्व्स पे वो उस तरह से कंट्रोल मतलब सम टाइम आप नहीं रख पाते। बट श्रीलंका के अगेंस्ट जैसे है वो पाकिस्तान को बेहतर क्रिकेट खेलनी चाहिए। श्रीलंका भी लास्ट मैच बांग्लादेश ने जिस तरीके से खेला है, मतलब वेल प्लान्ड, अच्छी उनकी जो उन्होंने फेस किया, आई थिंक वो जिस तरह से उनकी सबसे अच्छी चीज थी कि वो बाउंड्रीज भी लगा रहे थे, बट मीनवाइल उनकी स्ट्राइक रोटेशन बहुत बेहतर थी। हमारी तरफ से जो है हम सिर्फ एक ही आप समझ लें कि एक ही फ्रेम ऑफ माइंड से जा रहे हैं कि जी हमने सिर्फ बाउंड्रीज पे कंसंट्रेट करना है, उसके लिए जाना है। ऐसा नहीं होता। आपको T20 क्रिकेट में जो है स्ट्राइक रोटेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग किसी भी बैटर के लिए। साइम अयूब के लिए क्या कहना चाहेंगे? वो भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे जहां उन्हें परफॉर्म करना चाहिए। तो उन्होंने विकेट्स ली पहले मैच में इंडिया के साथ, बट सीम्स लाइक ही वाज़न्ट दैट हैप्पी बिकॉज वो बैटिंग में नहीं चल पाए। आई थिंक साइम अयूब के लिए यही है कि देखें, आप कल भी अगर आप कल का मैच उठा के देख लें तो मोस्टली जो शॉट्स लगे हैं ना वो स्ट्रेट बैट के सामने लगे हैं। स्ट्रेट बैट के साथ ना क्रॉस बैट शॉट्स जो हैं वो नहीं लग रहे थे। तो आपने कंडीशन को देखते हुए अपनी शॉट सिलेक्शन करनी है। आपने ये देखना है कि कौन से बॉलर को आप कहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। आपने प्लानिंग बेहतर करनी है, और स्पेशली जब आप अंदर जाते हैं तो आपका जो माइंड है वो जितना रिलैक्स होगा, आप जितना अच्छा जो है वो प्रेशर को ऑब्जर्व करेंगे, उतना अच्छा आप जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप अंदर जाके बिल्कुल गुम हो जाएंगे और आपको वो पता ही नहीं है कि मैंने क्या करना है, आप वन डायमेंशनल प्लेयर बन जाएंगे, तो फिर आप जो है वो इसी तरह से स्ट्रगल करेंगे। तो साइम अयूब के लिए वो यही हो रहा है साइम अयूब के साथ
कि वो इतने प्रेशर में आ गया है कि अब उसका नंबर चेंज किया है, तो वो मतलब कल उसने जब पहला रन किया तो हमने ये शुक्र किया कि चलें एटलीस्ट उसका इस टूर्नामेंट में 1 रन हो गया है, वरना तो लास्ट 3 मैचेस में उसके 3-0 थे। तो वो कितना प्रेशर में होगा मैं समझ सकता हूँ, एज अ बैटर आई कैन अंडरस्टैंड कि वो कितना प्रेशर में होगा। अच्छा तौफीक, सोशल मीडिया पर मैच के हवाले से जो सबसे वायरल चीज है वो हारिस रऊफ का एक्शन है, जहां वो 6-0 का निशान बना रहे होते हैं और हाथ से राफेल गिरा रहे होते हैं। आप क्या समझते हैं कि ये दुरुस्त है, उन्हें ये करना चाहिए? और दूसरा, भारतीय मीडिया पर भी जो सबसे ज्यादा एतराज हुआ है और वो चीख रहे हैं वो साहबजादा फरहान के अंदाज पर, जब उन्होंने 50 के बाद बैट से बंदूक बनाई। हालांकि उससे कबल भारतीय क्रिकेटर धोनी भी यही स्टाइल बनाकर सेलिब्रेशंस कर चुके हैं, तो इस बार एतराज क्यों किया जा रहा है और बीसीसीआई को टैग किया जा रहा है कि एक्शन ले? देखिए, आई थिंक कि ये चीजें बंद होनी चाहिए। क्रिकेट में पॉलिटिक्स की ये चीजें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। इंडिया ने जो घटिया हरकत की, इंडियन प्लेयर्स ने, ये इसकी पहल जो हुई वो प्लेयर्स की तरफ से हुई ना जी, जब उन्होंने हाथ भी मिलाया, फिर उन्होंने जो है पोस्ट मैच जो प्रेजेंटेशन थी उसमें उनके कप्तान ने आके पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी। तो ये स्टार्ट तो इंडिया ने किया और पाकिस्तान भी यही चीज कर रहे हैं। तो आई थिंक कि ये खत्म होना चाहिए। हारिस रऊफ को भी चाहिए कि वो 6-0 जो है वो राफेल गिराने का इशारा करने की बजाय उसको इंडियन बैटर्स की विकेट गिरानी चाहिए, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो चीज जो है वो हो चुकी है। वो इंडिया के जो हमने वो जो करना था उनके साथ वो कर चुके हैं। अब जो है आपका परफॉर्मेंस पे वो करें कि आपने ग्राउंड पे जाके परफॉर्मेंस दें, अपनी परफॉर्मेंस से उनको जवाब दें। परफॉर्मेंस से जवाब देना है। आपने इस तरह से नहीं करना कि जी आप इशारों से जी राफेल गिरा दिए, आप वो करके देखें। आपने ये चीजें आप ये क्रिकेट में नहीं आनी चाहिए। इट्स अ जेंटलमैन गेम। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि आपके जो है इस तरह की चीजें क्रिकेट में हो, ये किसी तरह से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इसमें आई थिंक ये दोनों के जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने अपने प्लेयर्स को सिर्फ कहें कि अपना फोकस जो वो रखें वो क्रिकेट के ऊपर रखें। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौफीक मौजूद थे नाज़रीन आज के प्रोग्राम में। बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।